Assalamualaikum जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम करेंगे स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। हमने यूएन चार्टर जब पढ़ा था उसमें भी आर्टिकल 92 टू आर्टिकल 96 आईसीजे से रिलेटेड थे। अब ये स्टैट्यूट जो स्पेसिफिकली आईसीजे से रिलेटेड है, इसमें 5 चैप्टर हैं, 70 आर्टिकल्स हैं। हम सारे चैप्टर्स करेंगे और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट जी। आर्टिकल 1, ये एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, ये किसी चैप्टर के अंडर नहीं आ रहा। आर्टिकल 1 कहता क्या है? The International Court of Justice, established by the Charter of the United Nations as the principal judicial organ of the United Nations, shall be constituted and shall function in accordance with the provisions of the present statute. आर्टिकल 1 में सिंपल उसने कहा कि ये प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और इस स्टैट्यूट के अंडर इसने सारे फंक्शन करने हैं। आर्टिकल 2, अब यहाँ से आर्टिकल 2 से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि कितने जजेस होंगे, उनको इलेक्ट कैसे किया जाएगा, वो उनकी डिसमिसल कैसी होती है, उनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस किस तरह होगी। सो ये चैप्टर इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 2, द कोर्ट शैल बी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में बताया गया है कि क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो जजेस हैं उनकी क्वालिफ़िकेशंस बताई हैं। पहली बात तो ये की गई है कि जो जजेस होंगे वो इंडिपेंडेंट जजेस होंगे। दे शैल बी इलेक्टेड रिगार्डलेस देयर नेशनैलिटी, यानी उनकी नेशनैलिटी को जहन में रख के नहीं उनको बनाया जाएगा कि ये इस छोटे मुल्क का जज है, बंदा है तो हमने इसको जज नहीं बनाना, नेशनैलिटी को कंसिडर नहीं करना। इंस्टेड उन्होंने हाई मॉरल कैरेक्टर उस बंदे का होना चाहिए, नंबर 1। नेक्स्ट चीज़ ये है कि वो बंदे में क्वालिफ़िकेशन एक उसकी ये है कि वो अपने मुल्क में जो हाईएस्ट जुडिशल पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे हाईएस्ट जुडिशल ऑफिस कौन सा होगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। सो कोई भी वो जज या वो एडवोकेट जो कि जिसमें ये अहलियत हो कि वो हाईएस्ट जुडिशल पोस्ट अपने मुल्क की के लिए एलिजिबल हो, वो बंदा जज बन सकता है आईसीजे का। अब इसमें क्या है कि जो जजेस की तादाद बताई है कि आईसीजे में 15 जजेस होंगे, 15 जजेस होंगे, और एक ही मुल्क से 2 जजेस नहीं लेने उन्होंने। फॉर इंस्टेंस अगर पाकिस्तान के एक जज है आईसीजे में तो दूसरा नहीं बनेगा। एक मुल्क से एक वक्त में एक ही जज हो सकता है, 2 नहीं हो सकते। अगर सेकंड बात ये बताई गई है आर्टिकल 3 में कि अगर किसी बंदे की डुअल नेशनैलिटी होती है ना, वो एक मुल्क का भी नेशनल है, दूसरे मुल्क का भी नेशनल है, तो उसकी अपॉइंटमेंट के लिए वो नेशनैलिटी कंसिडर की जाएगी जिसमें वो अपने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज करता है, वो उस मुल्क की जाएगी, दूसरे की नहीं। सो ड्यूअल नेशनैलिटी अगर हो तो जिस मुल्क में वो अपने सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज करता है वो नेशनैलिटी उसकी कंसिडर की जाएगी। आर्टिकल 4, अब यहाँ से ये जो 15 जजेज़ हैं इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, ये सारा प्रोसीजर यहाँ से आगे शुरू हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। आर्टिकल 4 अब ये कहता है द मेंबर्स ऑफ द कोर्ट shall be elected by the General Assembly and the Security Council from a list of persons nominated by the national groups in the Permanent Court of Arbitration। यहाँ तक हमें 2 बातें अब सामने आ गई हैं आर्टिकल 4 में। पहली बात कि ये जो जजेस हैं, 15 जजेस हैं, इनको इलेक्ट करना है जनरल असम्बली ने और सिक्योरिटी काउंसिल ने, जो कि 2 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं किसके? यूनाइटेड नेशन के, अक़वाम मुत्तहिदा के। अब इन्होंने जो इलेक्ट करना है उस लिस्ट में से करना है जो कि इनको नेशनल ग्रुप की तरफ से दी गई हो। अब ये एक नया मसला आ गया कि ये नेशनल ग्रुप क्या है। देखें 1907 में एक कन्वेंशन हुई थी ऑन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड एक कन्वेंशन हुई थी 1907 में।
उस कन्वेंशन के नतीजे में एक पीसीए बनाई गई थी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब यहाँ पे ये जो कन्वेंशन हुई थी, इसमें जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने अपने चार चार बंदों को नॉमिनेट किया था जो कि मेंबर बने पीसीए के, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के। क्लियर होगी? उस कन्वेंशन में जो मेंबर थे उन्होंने चार चार बंदे अपने भेज दिए पीसीए में। अब जो हर मुल्क ने जो अपने चार चार ये बंदे भेजे हैं, ये उस मुल्क का नेशनल ग्रुप है। अब जो जजेस को अपॉइंट करना है, को इलेक्ट करवाना है, सो स्टेट डायरेक्टली नहीं अपने नॉमिनेशन भेज देती हैं कि हमारी तरफ से ये चार बंदे हैं, इनको हम नॉमिनेट कर रहे हैं। नहीं, वो स्टेट्स वो ये जो नेशनल ग्रुप्स होंगे किसी भी मुल्क के, वो नॉमिनेट करेंगे अपने बंदों को, वो नॉमिनेशन भेजेंगे, स्टेट्स डायरेक्ट नहीं भेजती। सो पहली बात ये होगी इलेक्शन से रिलेटेड। आर्टिकल 5, एटलीस्ट 3 months बिफोर द डेट ऑफ द इलेक्शन, यानी 3 महीने इलेक्शन जब होना है उससे 3 महीने पहले जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का, वो क्या करेगा, वो एक रिटन रिक्वेस्ट भेजेगा। किन को भेजेगा? ये जो नेशनल ग्रुप्स थे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनको रिटन रिक्वेस्ट भेजेगा कि आप अपनी नॉमिनेशंस की लिस्ट भेज दें। ये जो नेशनल ग्रुप्स होंगे, ये हर नेशनल ग्रुप ने 4 बंदों की नॉमिनेशन भेजनी है। अब उन 4 में से भी फर्दर 2 वो अपनी नेशनलिटी यानी अपने मुल्क से 2 होंगे और 2 किसी और मुल्क से, जिसके साथ भी उस कंट्री के, स्टेट के अगर रिलेशंस अच्छे हैं तो 2 उनके होंगे, 2 अपने। जैसे अगर फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे हम चलें तो हमारे आजकल चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, फिर हमारे टर्की के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। सो जिन ममालिक के साथ भी 2 तो हम, अगर पाकिस्तान ने के नेशनल ग्रुप ने फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान के नेशनल ग्रुप ने 4 बंदों की लिस्ट भेजनी है तो 2 पाकिस्तान से और 2 किसी भी और मुल्क से जिन ऑब्वियसली जिनके साथ ताल्लुक अच्छा होगा, रिलेशन अच्छे होंगे, उनके साथ ही भेजेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 7। अब सेक्रेटरी जनरल के पास जब ये लिस्ट आ जाती है तो वो क्या करता है, वो इस लिस्ट को जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के पास सबमिट कर देता है। आर्टिकल 10, those candidates who obtain an absolute majority of votes in General Assembly and in Security Council shall be considered as elected। अब यहाँ पे ये क्लियर बता दिया, लिस्टें बनाई वो नेशनल ग्रुप ने, वो सबमिट कर दी सेक्रेटरी जनरल को, सेक्रेटरी जनरल ने वो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को आगे सबमिट कर दी। यहाँ से फिर आगे इलेक्शन होगा, कहाँ पे होगा? जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी, इंडिपेंडेंटली, ये इकट्ठा नहीं होना। जनरल असेंबली में अलहदा इलेक्शन होगा, उसमें इंडिपेंडेंटली, सिक्योरिटी काउंसिल में अलहदा होगा। और यहाँ पे जो भी नॉमिनेशंस हैं बंदों की, उन्होंने दोनों हाउसेस में यानी जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी मेजॉरिटी लेनी है, फिर वो जज इलेक्ट होता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आजकल जो जनरल असेंबली है उसके मेंबर्स की तादाद है 193। अब 193 का मेजॉरिटी किस तरह बनेगी? अगर तो कोई भी बंदा 97 वोट लेगा जनरल असेंबली में से, और चूँकि 15 है मेंबर्स किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के, तो 15 की मेजॉरिटी होगी 8। अगर वही बंदा सिक्योरिटी काउंसिल में से भी 8 वोट्स लेगा, फिर वो उसको मेजॉरिटी दोनों हाउसेस में मिलेगी, जनरल असेंबली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी, फिर जाके कहीं वो जज बनेगा। नेक्स्ट थिंग जो आर्टिकल 10 में बताई गई है कि आपको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर है जिनके पास वीटो की पावर है। अब ये जो इलेक्शन होगा जजेस में, उसमें वो वीटो की पावर यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडली आर्टिकल 10 में ही बताया गया कि अगर किसी एक मुल्क से ही 2 जजेस इलेक्ट हो गए, दोनों ने मेजॉरिटी ले ली, फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान ने 2 नॉमिनेशन भेजी थी, दोनों ने जनरल असेंबली में भी मेजॉरिटी ले ली और सिक्योरिटी काउंसिल में भी मेजॉरिटी ले ली, तो हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं कि एक मुल्क से 2 जज नहीं लेने। सो उन दोनों में से जो एल्डर होगा जिन्होंने मेजॉरिटी वोट्स लिए हैं, वो आईसीजे का जज बन जाएगा। अब तक जो हमने इलेक्शन का सिस्टम समझा है आईसीजे का, वहाँ पे जजेस को
दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी लेना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। बट आर्टिकल 11 में ये कह दिया गया है कि अगर फर्स्ट इलेक्शन में पहली मीटिंग में जो इसलिए हुई थी कि इलेक्शन करवाए जाएं, अगर वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिली तो फिर कुछ सीटें खाली हैं, जजेस ने इतनी मेजॉरिटी नहीं ली दोनों हाउसेज में, तो दूसरी दफ़ा इलेक्शन कराए जाएंगे। कहाँ पे? जनरल असम्बली में भी और सिक्योरिटी काउंसिल में भी। फिर भी अगर कोई सीटें खाली रह गई तो तीसरी दफ़ा भी इलेक्शन करवाया जाएगा। कहाँ पे? जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल में, के मेजॉरिटी हासिल कर लें और जजेस की तादाद जो है वो 15 पूरी हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल 12, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऑलरेडी आर्टिकल 11 में पढ़ के आए हैं कि अगर 3 दफ़ा इलेक्शन हो गए हैं तो मेजॉरिटी तो ले लेनी चाहिए, लेकिन आर्टिकल 12 में ये कहा गया है कि जस्ट इन केस के 3 दफ़ा इलेक्शन होने के बाद भी सीट्स पूरी नहीं हुई, यानी कि वो जो इलेक्शंस हो रहे थे पीछे 3 दफ़ा करवाए गए और सीट स्टिल वेकेंट हैं, जजेस पूरे नहीं हैं, तो क्या किया जाएगा? एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। अब ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस में क्या होगा कि 3 मेंबर्स जनरल असम्बली से लिए जाएंगे और 3 मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल से लिए जाएंगे, टोटल 6 मेंबर्स होंगे। अब ये क्या करेंगे? ये आपस में वोटिंग करेंगे और फिर यहाँ पे एब्सोलूट मेजॉरिटी के साथ, यानी 6 या 4 वोट्स अगर किसी बंदे के फेवर में चले जाएंगे, एक सीट के अगेंस्ट ये एक बंदे को यहाँ से इलेक्ट करेंगे आपस में 6 बंदे वोटिंग के ज़रिए, और जो वो फाइनल करेंगे नाम, जिनको मेजॉरिटी मिल जाएगी उनको जनरल असम्बली और सिक्योरिटी काउंसिल में भेज देंगे कि इनको एक्सेप्ट कर लो, हमने इनको इलेक्ट कर दिया है। दूसरी बात, अब इसी आर्टिकल 12 में ये बताई गई है कि अगर यहाँ पे ये जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस है वो ये भी कर सकती है कि यूनानिमसली अगर वो किसी बंदे के नाम पे एग्री हो जाए कि जी हमने इसको, ये रिक्वायर्ड जो सी कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल कर रहा है, और इसका उस बंदे का नाम, अगर वो जो शुरू में लिस्ट दी जाती हैं नॉमिनेशन की जो नेशनल ग्रुप्स देते हैं, अगर उन लिस्टों में नाम भी ना हो तो भी अगर यहाँ पे ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस में वो एग्री हो जाए कि जी हमने इस बंदे को बनाना ही बनाना है जज, तो उसको उस पे अगर वो एग्री हो जाए तो वो भी जज बन जाएगा। अब इसमें आर्टिकल 12 में जो तीसरी बात की गई है कि वो ये कहा गया है कि अगर उनको ये लगता है कि जी अगर हम आपस में इलेक्शन करें भी यहाँ पे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलनी, तो फिर वो क्या करेंगे? ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस जो है वो कह देंगे कोर्ट को, आईसीजे को, जो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं जितने भी हैं, 10 हैं, 12 हैं, 13 हैं, उनको कहेगी कि आप अब अपने दरमियान इलेक्शन करवा के तो नॉमिनेट कर लो जिसको भी करना है। अब उनको नॉमिनेशन यहाँ पे वही बंदे आएंगे जिनकी नॉमिनेशन हुई थी, जिनको फॉर इंस्टेंस एक में मेजॉरिटी मिली थी, दूसरे में नहीं मिली थी, उन सारों से रिलेटेड फिर ये जो जजेस होंगे आईसीजे के, ये आपस में वोटिंग करेंगे और वहाँ से इलेक्ट करेंगे किसी एक सीट के लिए एक बंदे को। सो ये होता है इलेक्शन तोड़ा जौन सा आईसीजे के जजेस को अपॉइंट करने का। थोड़ा सा टेक्निकल है, पहले लिस्टें बनती हैं, लिस्टें बन के सेक्रेटरी जनरल को देते हैं, सेक्रेटरी जनरल फिर आगे जनरल असम्बली और उसको देता है सिक्योरिटी काउंसिल को, उन दोनों में इन पे इलेक्शन होता है। इलेक्शन होने के बाद 3 दफ़ा इलेक्शन हो सकता है, अगर सीटें फिर भी पूरी नहीं हुई फिर जॉइंट कॉन्फ्रेंस में मैटर चला जाता है, वहाँ पे 3-3 मेंबर होते हैं और वो आपस में इलेक्शन करेंगे। अगर तो उन्होंने इलेक्ट कर लिए तो वेल एंड गुड, फिर वो अगर किसी बंदे का नाम लिस्ट में ना भी हो नॉमिनेशन की तो वो उसको भी कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर उनको लगता है कि इलेक्शन करवाने का फ़ायदा कोई नहीं, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलनी, तो वो मैटर को आईसीजे को रेफ़र कर देंगे कि आप जजेस जो ऑलरेडी इलेक्ट हो चुके हैं वो आपस में इलेक्ट करके बता दो कि और किसको जज बनाना है। नेक्स्ट आर्टिकल 13 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इनकी टर्म से रिलेटेड है जजेस की। ये जो 15 जजेस हैं ना, ये इनकी टर्म्स ऑफ ऑफिस जो है वो 9 ईयर्स के लिए होती हैं, ये 9 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे इनको री इलेक्ट भी किया जा सकता है। अब एक बात जो इस आर्टिकल में बताई गई है, हमें ये तो पता लग गया कि जो हैं जजेस, इनकी 9 साल की टर्म होगी, 9 साल के बाद इन्होंने रिटायर हो जाना है। लेकिन जब 1946 में ये आईसीजे बनी थी तो इसी आर्टिकल में बताया गया कि पहली दफ़ा फिर कैसे इनको इलेक्ट किया गया था और इस साइकिल में लाने के लिए क्या किया गया था। पहली दफ़ा जो
15 जजेस इलेक्ट किए गए थे। अब ऑब्वियसली अगर वो 3 साल के बाद 9 के 9 तो नहीं उन्होंने रिटायर कर देने, तो वो साइकिल में लाना था। जैसे हमारे सेनेट में क्या होता है, सेनेट के इलेक्शंस में जो एक सेनेटर है उसकी टर्म होती है 6 ईयर्स की। 3 साल के बाद आधे जो सेनेटर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उन पे इलेक्शन होता है। फिर जो बाकी बचे होते हैं वो अगले 3 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, फिर उनकी सीट्स पे इलेक्शन होते हैं। सेम वे ये सर्कल भी यहाँ पे चलता है। जो इलेक्शन है ये जजेस का, ये हर 3 साल के बाद होता है और टर्म होती है 9 साल के लिए इलेक्ट होना है। लेकिन 1946 में जब पहली दफ़ा ये ICJ बनी थी और इन जजों के इलेक्शंस हुए थे, सो 15 जजेस जो इलेक्ट कर लिए, उनमें से जो पहले 5 जजेस थे उन पे उन्होंने 3 साल के बाद रिटायर हो जाना था। अब यहाँ पे वो जैसे हमारे ड्रॉज नहीं निकालते, जो पर्चियाँ डालते हैं, उसी तरह पर्चियाँ डाली गई कि जो 15 में से 5 जजेस हैं, जब जिन 5 के पहले पर्ची निकल आई उन्होंने 3 साल के बाद रिटायर हो जाना है। जो बाकी 6 हैं उसके बाद बाकी 5 हैं वो 6 साल के बाद उसके रिटायर होंगे, और जो आखिरी 5 उन 15 में से पहलों में से होंगे वो पूरे 9 साल के बाद रिटायर होंगे। सो ये सर्कल में आ गया। इसके बाद अब हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है और कुछ रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए आ जाते हैं, फिर अगले 3 साल के बाद फिर इलेक्शन होते हैं, फिर रिटायर होते हैं, जो उनकी सीट्स कवर अप की जाती हैं। सो आर्टिकल 13 में ये बताया गया। अब इसमें रेजिग्नेशन का भी बताया गया है कि अगर रेजिग्नेशन देना हो तो वो प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। अब ये प्रेसिडेंट कौन होता है? देखिए, जो ICJ के 15 जजेस होते हैं उनमें से एक प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है। जैसे हमारे कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, इस तरह ICJ में जो प्रेसिडेंट है वो, आप ये समझ लें कि वो चीफ जस्टिस ही है। सो उसको वो ट्रांसमिट करता है, उसको देना होता है उसने अपना रेजिग्नेशन। आर्टिकल 16-17, अब ये दोनों रिस्ट्रिक्शन बता रहे हैं कि जो ICJ के जजेस हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन क्या है। आर्टिकल 16 में ये कहा गया, नो मेंबर ऑफ द कोर्ट मे एक्सरसाइज एनी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और इंगेज इन एनी अदर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशनल नेचर, यानी कोई भी वो प्रोफेशनल को बिज़नेस वगैरह नहीं कर सकता, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल एक्टिविटी वो नहीं कर सकता। आर्टिकल 17 में कहा गया है कि वो एज एडवोकेट, एजेंट, काउंसल पेश नहीं हो सकता किसी केस में, और अगर उसने किसी केस में एज एडवोकेट प्लीड किया हो और वही केस बाद में वो जज बन गया हो, उसके सामने आ गया हो, तो वो उसको नहीं सुनेगा। आर्टिकल 17 में ही डिसमिसल को डिस्कस किया गया है कि ये जो जजेस हैं इनको डिसमिस कैसे किया जाएगा। अब ये एक बड़ा मुश्किल काम है किसी भी ICJ को डिसमिस करना। अब ये यहाँ पे ये कहा गया आर्टिकल 17 में कि जो 15 जजेस हैं उनमें से अगर किसी को डिसमिस करना है तो जो बाकी के 14 होंगे ना, वो यूनानिमसली एग्री होंगे कि इसको डिसमिस करो, तो फिर ही वो होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। सो ये डिफ़िकल्ट टास्क है किसी जज को डिसमिस करना ICJ की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होंगे। जिस तरह हर 3 साल बाद के जजेस का इलेक्शन होगा, इनकी टर्म्स भी 3 साल होगी। 3 साल के बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन होंगे जब दूसरे जजेस के होंगे। आर्टिकल 23, ये जो कोर्ट है शैल रिमेन परमानेंटली इन सेशन, यानी हर वक्त ये सेशन में ही होंगी, सिर्फ छुट्टियां वगैरह निकाल के। और आर्टिकल 25 में कि कोरम जो है वो जजेस का वो 9 जजेस का होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर 2 कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट, यानी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट से रिलेटेड है। जुरिस्डिक्शन होता है कि इख्तियार समात, अथॉरिटी टू एडजुडिकेट। अगर कोर्ट के पास किसी भी केस को सुनने की, उस पर फैसला देने की पावर होगी, तो इख्तियार होगा, अथॉरिटी होगी, तो फिर ही वो फैसला कर सकती है। इसको जुरिस्डिक्शन कहते हैं। अब ये ICJ जो है इसकी क्या जुरिस्डिक्शन है? आर्टिकल 34 इसमें ये कहा है, ओनली स्टेट्स में बी पार्टीज इन द केस बिफोर द कोर्ट, यानी सिर्फ स्टेट्स, रियासतें अपना केस लेके जा सकती हैं। ये नहीं हो सकता कि इंडिविजुअल उठ के जाके ICJ में मैं जाके ICJ में केस फाइल कर दूँ, नहीं, सिर्फ स्टेट्स वही केस फाइल कर सकती हैं, उनके डिस्प्यूट्स ही यहाँ पे रिजॉल्व किए जाते हैं। आर्टिकल 35, द कोर्ट शैल बी ओपन टू द स्टेट्स पार्टी टू द प्रेजेंट स्टैट्यूट, यानी वो स्टेट्स पहली बात, और दूसरी बात ये आ गई कि वो स्टेट्स जिन्होंने इस ICJ के स्टैट्यूट को रेटिफाई किया होगा वो ही इसमें केस लेके जा सकती हैं। और दूसरी बात ये कर दी गई कि अगर
द कंडीशन अंडर विच द कोर्ट शैल बी ओपन टू अदर स्टेट्स, यानी वो स्टेट्स जिन्होंने इस स्टैचूट को रेटिफाई नहीं किया होगा वो स्टेट लेके जाएंगी, लेकिन वो सब्जेक्ट टू देयर ट्रीटीज़ जो भी उन्होंने साइन की हुई हैं उनमें अगर कोई प्रोविज़न है कि वो जा सकती हैं ICJ में तो ही वो जाएंगी। तीसरी बात इसमें ये कहा गया है कि अगर इस आर्टिकल में कि अगर कोई स्टेट है जो कि UN की मेंबर नहीं है, उसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा अगर ICJ में कोई केस चल पड़ा है तो वो तो UN की मेंबर ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में उस कंट्री को जो एक्सपेंसेस होंगे उस केस के ICJ के वो उस कंट्री को पे करने पड़ेंगे। अब आते हैं आर्टिकल 36 पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड। ये आर्टिकल 36 वो ऊपर वाले जनरल थे कि सिर्फ स्टेट्स जाएंगी, वही जाएंगी जिन्होंने रेटिफाई किया होगा। अब किन केसेस में जाएंगी ये आर्टिकल 36 में बताया। पहली बात, द jurisdiction of the court comprises all cases which the parties refer to it, यानी जो भी स्टेट्स पार्टीज़ वहाँ पे जा रही हैं अगर वो कंसेंट दे रही हैं, रेफ़र कर रही हैं तो कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगी। अब ये जो कोर्ट को रेफ़र करना है पार्टीज़ ने, स्टेट्स ने, वो शुरू में भी कर सकती हैं। फॉर इंस्टेंस कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्टेट्स के दरमियान तो उस टाइम भी वो कह सकती हैं कि उसमें लिख सकती हैं कि जी अगर कोई हमारा डिस्प्यूट हुआ तो हम ICJ से सॉल्व करवाएंगे, पहली बात। और डिस्प्यूट होने से पहले की ये बात है। और बाद में भी कर सकती हैं कि जी डिस्प्यूट पैदा हो गया, अब इसको क्या करें, तो वो एक स्पेशल एग्रीमेंट साइन कर सकती हैं कि इस मसले को हम रेफ़र कर रहे हैं ICJ के पास। तो पहली बात आ गई कि पार्टीज़ की, स्टेट्स की वॉलंटेरीली वो बिफोर डिस्प्यूट या आफ्टर डिस्प्यूट अगर ICJ के को रेफ़र करती हैं तो यहाँ पे ICJ के पास होगी जुरिसडिक्शन के वो सुने उस केस को। नंबर 2, एंड ऑल मैटर्स स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द चार्टर ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें अगर स्पेसिफिकली किसी मैटर से बताया गया हो या किसी ट्रीटी में या किसी कन्वेंशन में ये बता दिया गया हो कि ये मैटर से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट हो गया तो ICJ को जुरिसडिक्शन होगी। तो ऑब्वियसली जिन्होंने वो ट्रीटी साइन की होंगी, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं, वो मसला ICJ में ही उनसे रिलेटेड जाएगा। सो दूसरी बात ये आ गई। एंड नंबर 3, द स्टेट्स पार्टीज टू present statute may at any time declare and recognize as compulsory ipso facto and without special agreement। अब ये तीसरी से ऊपर हमने दो पढ़ ली, एक तो वॉलंटेरीली उन्होंने कह दिया कि मैटर दे दो, दूसरा आ गया कि यूनाइटेड नेशन और किसी ट्रीटी या कन्वेंशन के ज़रिए अगर जुरिसडिक्शन दी गई है कोर्ट को। तीसरी सिचुएशन ये बताई गई है कि वो स्टेट्स जिन्होंने इस प्रेजेंट स्टैचूट को रेटिफाई किया, इसको तस्दीक किया, इसको माना हुआ है, वो किसी भी वक्त कोई एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं 4 चीज़ों से रिलेटेड। कौन सी 4 चीज़ों से रिलेटेड? कोई ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, किसी एनी क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, किसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से, कोई अगर ब्रीच कॉन्स्टिट्यूट हो उससे रिलेटेड, कोई रेपरेशन टू बी मेड फॉर ब्रीच ऑफ एनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। इन 4 चीज़ों से रिलेटेड कोई भी स्टेट किसी भी वक्त एक डिक्लेरेशन दे सकती है कि अगर दूसरी स्टेट्स ने भी इन 4 चीज़ों से रिलेटेड डिक्लेरेशन दिया हुआ है तो फिर कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होगी। ये डिक्लेरेशन वो सेक्रेटरी जनरल को देंगे जो UN का होता है। सो इस तरीके से भी कोर्ट को जुरिसडिक्शन दी गई है। सो यहाँ तक हमने 3 सिचुएशन पढ़ ली हैं। एक तो वॉलंटेरीली उन्होंने कह दिया, दूसरा किसी UN के UN चार्टर में दी गई हो, कन्वेंशन या ट्रीटी में दी गई हो। तीसरी सिचुएशन ये थी कि अगर पार्टीज़ जो हैं वो डिक्लेरेशन दे रही हैं उन 4 चीज़ों से रिलेटेड तो ICJ के पास होगी जुरिसडिक्शन। आर्टिकल 37, अब आर्टिकल 37 में 4th सिचुएशन बताई गई है जिसमें ICJ को जुरिसडिक्शन हासिल होगी। अब इस आर्टिकल 37 में बताया गया है कि जो लोग मेंबर थे लीग ऑफ नेशन के, अब लीग ऑफ नेशन के बारे में हम ऑलरेडी UN चार्टर में पढ़ चुके हैं कि यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशन था, उसका काम भी यही था कि दुनिया में पीस को मेंटेन करना है। बट वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो वो डिज़ोल्व होगी। उसके अंडर जो परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाई गई थी
आईसीजे से पहले वो थी। जिन लोगों ने उस वक़्त इसको लीग ऑफ नेशन को साइन किया था उसके मेंबर थे और उनके मैटर जाते थे परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, उनके मैटर्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, रेफ़र हो जाएंगे किसको, आईसीजे को। सो इन सिचुएशन में भी जिन मुल्कों ने लीग ऑफ नेशन को साइन किया था उसके मेंबर थे, वो सारे मैटर्स भी उनके जो हैं वो ऑटोमेटिकली रेफ़र हो जाते हैं किसको, आईसीजे को। सो ये सिचुएशंस थी, 4 सिचुएशंस में जो कोर्ट को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके पास जुरिस्डिक्शन होती है। आर्टिकल 38, अब इसमें सोर्सेज बताए गए हैं कि ये सोर्सेज क्या हैं इस आईसीजे के। इंटरनेशनल कन्वेंशंस पे वो रिलाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स को वो देख सकते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ उन पे वो रिलाई कर सकते हैं, और जो जुडिशल डिसीजंस हैं, जो कोर्ट्स के पिछले फ़ैसले हैं, उन पे भी रिलाई कर सकते हैं। वो बाइंडिंग नहीं है आईसीजे पे, बट उन पे वो उनको रेफ़र करके वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये सोर्सेज हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और जुडिशल डिसीजंस। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3, ये प्रोसीजर से रिलेटेड है, यानी ये आईसीजे में जो प्रोसीडिंग्स होंगी सारी किसी भी केस से रिलेटेड, वो इस चैप्टर 3 में बताया गया है। पहली बात तो इसमें ये आर्टिकल 39 में ये बताई गई है कि कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी या तो वो फ्रेंच होगी या वो इंग्लिश होगी। अगर पार्टीज़ ने एग्री कर लिया कि जी ऑफिशियल हम फ्रेंच होगी, तो जो जजमेंट आएगी वो फ्रेंच में होगी। अगर पार्टीज़ ने डिसाइड किया कि जी ऑफिशियल लैंग्वेज हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो इंग्लिश होगी, इस पे एग्रीमेंट हो गया तो जजमेंट इंग्लिश में आएगी। अगर उन्होंने नहीं डिसाइड किया तो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में जजमेंट आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग ये बताई गई है कि आर्टिकल 39 में कि अगर कोई पार्टी है वो इन दोनों लैंग्वेजेस के अलावा किसी और लैंग्वेज में प्रोसीड करना चाहती है, उसको यूटिलाइज़ करना चाहती है, तो वो भी कर सकती है, बट विद स्पेशल रिक्वेस्ट ये उसको करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 ही हैं आईसीजे की। नेक्स्ट आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में ये बताया गया कि केस को इनिशिएट कैसे करना है। इसमें 2 तरीके बताए गए हैं। नंबर 1, ईदर बाय द नोटिफिकेशन ऑफ द स्पेशल एग्रीमेंट, यानी जो स्पेशल एग्रीमेंट है जिससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट वगैरह है उसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा, या दूसरी सूरत बाय अ रिटन एप्लीकेशन एड्रेस टू द रजिस्ट्रार, या फिर जो रजिस्ट्रार होता है, जैसे हमारी कोर्ट्स में भी हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार होता है, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार होता है, उसके नाम स्पेशल एप्लीकेशन लिखी जाएगी, एक एप्लीकेशन रिटन दी जाएगी उसको। उसमें जो उनके दरमियान, पार्टीज़ के दरमियान, जो स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट है उसको मेंशन लाजमी किया जाएगा। तो 2 सूरतों में, एक तो नोटिफिकेशन, दूसरा रिटन एप्लीकेशन के थ्रू। फिर वो रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो नोटिस देगा, किसको देगा, दूसरी पार्टीज़ को देगा, यूनाइटेड नेशन को नोटिस वगैरह देगा, यानी उनको इन्फॉर्म करेगा। जैसे हमारे आम नॉर्मल केसेस में भी तो ये होता है, जब एक केस फाइल होता है तो उसके नोटिसेस दिए जाते हैं, उसी तरह ये रजिस्ट्रार यहाँ पे काम करता है। फिर आर्टिकल 41 में ये बताया गया है कि प्रोविजनल मेजर्स भी लिए जा सकते हैं। अब ये प्रोविजनल मेजर्स क्या होते हैं, ये वही होते हैं स्टे। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जजमेंट बड़ी लेट में आएगी, तो इस दौरान किसी स्टेट को रोकना कि आप ये काम ना करो, ये प्रोविजनल मेजर्स हैं। दूसरे लफ्ज़ों में स्टे जो जैसे हम कहते हैं, तो वो स्टे ग्रांट कर सकती है, प्रोविजनल मेजर्स ले सकती है। नेक्स्ट, अब इसमें जो हेयरिंग होती है केस की, ये 2 पार्ट में होती है। पहला इसका रिटन पार्ट होता है और दूसरा ओरल पार्ट होता है। अब रिटन पार्ट में क्या होता है, आर्टिकल 43 है। जैसे हम आम यहाँ पे कोर्ट्स में क्या करते हैं, डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट में जाते हैं तो दावा फाइल करते हैं, प्लेंट फाइल करते हैं, फिर उसका जवाब दावा आता है, रिटर्न स्टेटमेंट आता है। सेम वे यहाँ पे आपने जब वो एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद आपने मेमोरियल फाइल करना होता है। स्टेट ने जो गई है, जिसने केस फाइल करना है, वो मेमोरियल बेसिकली प्लेंट होता है। फिर उसका जो जवाब दिया जाता है, जिसको हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं, लेकिन आईसीजे में उसको काउंटर मेमोरियल कहा जाता है। फिर काउंटर मेमोरियल का भी अगर रिप्लाई देना हो तो वो भी दिया जा सकता है। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने लगाने होते हैं, वो सारे
रजिस्ट्रार ने दूसरी पार्टी को भी देने होते हैं। फिर जो ओरल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो द ओरल प्रोसीडिंग्स शैल कंसिस्ट ऑफ हियरिंग बाय द कोर्ट ऑफ विटनेसेस, एक्सपर्ट्स, एजेंट्स, काउंसल्स एंड एडवोकेट्स, यानी सादा लफ्ज़ों में एविडेंसेस वगैरह होंगी, पार्टीज़ को सुना जाएगा, उनके एडवोकेट्स को सुना जाएगा। तो ये प्रोसीडिंग्स होती हैं ओरल, पहली रिटन, दूसरी ओरल। आर्टिकल 44 में ये कहा गया कि जो नोटिस सर्व करवाने होते हैं वो जिस बंदे पे भी सर्व करवाने हैं उस स्टेट की जिस टेरिटरी में वो रह रहा हो उसकी गवर्नमेंट को डायरेक्ट भेजे जाते हैं। आर्टिकल 45 में ये कहा गया है कि जो प्रेसाइड कौन करेगा कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को, वो प्रेसिडेंट करेगा, और अगर प्रेसिडेंट ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट करेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो जो भी सीनियर जज होगा वो करेगा। आर्टिकल 50 इसमें ये कहा गया है द कोर्ट में एट एनी टाइम इंटरेस्ट एनी इंडिविजुअल बॉडी, ब्यूरो, कमीशन और other organization that it may select with the task of carrying out any inquiry or giving an expert opinion, यानी अगर कोई इंक्वायरी वगैरह करनी हो तो किसी भी बंदे को, किसी ऑर्गन को, किसी कमीशन को, किसी ब्यूरो को वो कह सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल 53, अगर कोई पार्टी जिसको नोटिसेस भी चले गए उसको पता भी है और वो नहीं आती तो उसके बगैर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स करके भी फैसला दे सकती है। आर्टिकल 55 ऑल क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाई ए मेजॉरिटी ऑफ द जजेस प्रेजेंट, यानी मेजॉरिटी ऑफ जजेस का डिसीजन जो होगा उसके साथ फैसले होने हैं। जितने भी जजेस प्रेजेंट होंगे वो उनमें से जो मेजॉरिटी होगी उसके साथ फैसला दिया जाएगा। आर्टिकल 56 के जो वो जजमेंट होगी वो रीजनिंग उसमें दी जाएगी। आर्टिकल 59 द डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज़ नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट, यानी जो ICJ ने जो फैसला देना होता है ना, ये सिर्फ जो दो पार्टीज़ हैं जिनके दरमियान डिस्प्यूट है सिर्फ उन्हीं पे बाइंडिंग होगा, ये बाकी सब पे भी नहीं लग जाता कि जी ये फ़ैसला आ गया अब जितने भी मेंबर्स हैं उन सब पे ये अप्लाई होगा। नहीं, जिन दो पार्टीज़ के दरमियान, जिन दो स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट है ये सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल होता है। और आर्टिकल 60 द जजमेंट इज़ फाइनल विदाउट अपील, यानी ये जो फ़ैसला जो जजमेंट देती है ICJ ये अपीलेबल नहीं है, इसके ख़िलाफ़ आप अपील फ़ाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आर्टिकल 61, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आर्टिकल 60 में पढ़ लिया कि जो जजमेंट आएगी वो अपीलेबल नहीं है, उसके ख़िलाफ़ आप अपील नहीं फ़ाइल कर सकते। बट आर्टिकल 61 में ये कहा है कि आपके पास आप रिवीजन फ़ाइल कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि रिवीजन उसी सूरत में आपने फ़ाइल करनी है जबकि कोई ऐसा फैक्ट जब डिसीजन किया गया था, जब जजमेंट पास की गई थी उस वक़्त वो डिस्कवर नहीं हुआ था, ना कोर्ट को ना वो पार्टी को उससे रिलेटेड कुछ पता था, वो बाद में डिस्कवर हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उस जजमेंट की रिवीजन फ़ाइल कर सकते हो। बट नेक्स्ट उसमें ये बता दिया गया है कि एक तो कंडीशन ये आ गई कि वो उस वक़्त डिस्कवर ना हुआ हो, वो न्यू फैक्ट हो, बाद में पता लगा हो, फिर कर सकते हो। सेकेंडली उस डिस्कवर होने के उस न्यू फैक्ट के विदिन 6 मंथ्स आप रिवीजन फ़ाइल कर सकते हो। और लास्ट जो इसमें बात बताई गई है आर्टिकल 61 में कि रिवीजन अगर 10 साल का अरसा गुजर गया है ना तो फिर आप बिल्कुल रिवीजन फ़ाइल नहीं कर सकते हो, चाहे आपके न्यू फैक्ट भी आ गए हैं तो वो ख़त्म हो जाती है बात। मैक्सिमम 10 ईयर्स के अंदर आपने रिवीजन फ़ाइल करनी है अगर कोई न्यू फैक्ट आ जाए तो। चैप्टर 4 ये एडवाइजरी ओपिनियन से रिलेटेड है। अब आर्टिकल 65 में ये बताया गया कि जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं अगर उनको किसी मैटर से रिलेटेड एडवाइस की ज़रूरत हो, किसी लीगल क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो ICJ को रिटन रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इस पे अपनी लीगल ओपिनियन दे दें, एडवाइजरी ओपिनियन दे दें। ये रिटन फॉर्म में दी जाएगी, इसका नोटिस देगा रजिस्ट्रार, जो भी कंसर्न्ड हैं उनको, अगर कोई स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनको भी दिया जाएगा। और एडवाइजरी ओपिनियन जो है ये बाइंडिंग नहीं होती, प्लस ये ओपन कोर्ट में डिलीवर की जाती है। सो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी आप इसको कह सकते हैं कोर्ट की, जिसमें सिर्फ कोर्ट ने एक ओपिनियन देनी होती है विच इज़ नॉट बाइंडिंग। लास्ट चैप्टर ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है कि ये जो ICJ का स्टैचूट है इसमें अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल 69 में कहा गया है
कि अमेंडमेंट्स जो हैं वो उसी तरह किए जाएंगे, वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो यूनाइटेड नेशन चार्टर में अडॉप्ट किया जाता है, यानी 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द जनरल असेंबली अमेंडमेंट कैन बी मेड इन द ICJ स्टैच्यूट। आर्टिकल 70 विच इज़ द लास्ट आर्टिकल ऑफ दिस स्टैच्यूट, अब उसमें ये कहा गया है कि ये जो ICJ कोर्ट है, अगर वो उसको भी लगता हो कि कोई अमेंडमेंट की जानी चाहिए स्टैच्यूट में, तो वो भी सेक्रेटरी जनरल को के थ्रू रिटन कम्युनिकेशन कर सकती है कि इस स्टैच्यूट में ये अमेंडमेंट्स की जानी चाहिए, इसको भी आप कंसिडर करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट ICJ स्टैच्यूट। अब इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, जजेस के, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से, एडवाइज़री, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। मैंने एज़ ब्रीफली एज़ पॉसिबल जितना मैं कर सकता था, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को इसमें तैयारी के लिए आपको हेल्प मिल जाए। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।